कुछ भी हो स्टूडेंट्स, देखिए ये 70 में 70 जो सीरीज चल रहा है ना, इसको एकदम मत छोड़िएगा बच्चों, क्योंकि देखिए कोई भी सीरीज जब शुरू होता है तो बच्चे शुरू में एनर्जी के साथ ज्वाइन होते हैं और एक दो क्लास के बाद ठंडा पड़ जाता है। अगर आप भी ठंडा पड़ रहे हैं ना तो थोड़ा अपने अंदर जुनून लाइए पढ़ने का। चौथा चैप्टर चल रहा है, चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज खत्म होगा। आप लोग को पता होगा हर एक चैप्टर का 2 पार्ट ऑब्जेक्टिव का, 1 पार्ट सब्जेक्टिव का, इसके बाद सब्जेक्टिव लाऊंगा। तो मेरे बच्चों जो भी पहली बार आए चैनल पे, अगर आपका 70 में 70 लाना है तो इस टॉपर फिजिक्स चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जरूर एक बार चेक करिएगा। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए आप लोग भी। अच्छा, प्ले स्टोर से ये नया वाला एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करिएगा, ये वाला इंस्टॉल मत करिएगा बच्चों, नया वाला। इसी में सारा पीडीएफ या सारा कोर्स वगैरह मिलेगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे हम लोग ने 70 में 70 सीरीज लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज और मेरे बच्चों क्या है कि हम लोग का टेलीग्राम चैनल टॉपर फिजिक्स के नाम से, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा और ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे सेव कर लीजिएगा। भी नहीं, पहले क्लास कर लीजिए तब बाद में मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। और जो बच्चे इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दे रहे हैं उनको बहुत अच्छा मेरे बच्चों कम्युनिटी टाइम में, हालांकि मैं कुछ दिनों से नाम नहीं डाल रहा हूं किसी व्यस्तता के कारण, लेकिन हाँ मैं आज जो दूंगा ना उससे मैं नाम डालना शुरू करूंगा। हालांकि चैप्टर 4 से जो स्टार्ट किया वहीं से डाल दूंगा नाम, आज भी डाल दूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है प्रेरण सदिश से 30 डिग्री पर किसी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या होगा। यानी ये चार्ज पार्टिकल इंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट 30 डिग्री, मतलब कि अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें किसी चार्ज को 30 डिग्री पर फेंका जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से तिरछे, तो इसका रास्ता कैसा होगा। तो देखिए मेरे बच्चों इसमें 3 मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, समझिएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, सुनिए, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है अगर चार्ज को हम उसी की ओर फेंकेंगे तो इसका पाथ ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा। याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की ओर अगर चार्ज को फेंकेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। जिधर मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसके परपेंडिकुलर में हम चार्ज को फेंकेंगे तो चार्ज हमारा सर्कल में घूमेगा, वृत्त में। याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहां 30 डिग्री मतलब तिरछे फेंके हैं, तो तिरछे में क्या होता है ना कि ऐसे हेलिक्स में ऐसे चलता है, स्प्रिंग टाइप का रास्ता में चार्ज चलता है। तो तीनों याद रखिएगा, ठीक है। अगर चार्ज को चुंबकीय क्षेत्र की ओर फेंकेंगे स्ट्रेट लाइन, सीधा रेखा, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत फेंकेंगे तो वृत्त में सर्कल में घूमेगा, और तिरछे फेंकेंगे, इसे 30 डिग्री पर फेंके तो क्या हो गया, तिरछे ना हो गया, 0 डिग्री पर फेंकेंगे, यानी कि चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड की ओर फेंकेंगे तो सीधा, और 90 डिग्री पर फेंकेंगे परपेंडिकुलर तो वृत्त में, और तिरछे फेंकेंगे यानी 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब पे, तो उस समय ये हेलिक्स में घूमेगा। तो 30 डिग्री तिरछे होता है, इसका आंसर हो जाएगा हेलिकल। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगला देखिए, चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी। आप देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, डायमेंशन निकालने के लिए मैं सिखाया हूं, आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भी वेग से ई तथा बी को क्रॉसित क्षेत्र से अविक्षेपित मतलब बिना मुड़े हुए, निर्गत मतलब निकलना, होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। यानी कह रहा कंडीशन ऑफ इमिटिंग अनडिफ्लेक्टेड द चार्ज पार्टिकल विथ वेलोसिटी भी, यहां लिखा हुआ है, थ्रू क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ई एंड बी। समझें, यानी कि कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र ई है मेरे बच्चों और बी है, ठीक है, और ई और बी से बिना मुड़े हुए चार्ज पार्टिकल अगर गुजरना चाहता है, बिना मुड़े हुए, तो बिना मुड़े हुए गुजरने का, पास करने का कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, ये कह रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि इसी से बनता है वेलोसिटी फिल्टर भी। तो उसमें होता क्या है ना कि कम से कम जब चाहते हैं कि बिना मुड़े हुए चार्ज पार्टिकल गुजर जाए, आवेशित कण, तो उसके लिए वेलोसिटी जो होना चाहिए वो ई और बी के रेशियो के बराबर, अनुपात के बराबर, यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अनुपात के बराबर। तो कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल 2 नंबरी न्यूमेरिकल भी आ सकता है, 2 नंबर वाला। ई की वैल्यू दे रखेगी, बी की वैल्यू दे रखेगी, या बोलेगा कि किस स्पीड से चार्ज को फेंके ताकि बिना मुड़े हुए पार कर जाए, तो ई बाई बी के बराबर। तो v इक्वल टू ई बाई बी, तो यहां से मेरे बच्चों ई निकालेंगे तो ई हमारा आ जाएगा वी के बराबर, यानी 23 का सही आंसर हमारा ही हो जाएगा। चलिए बच्चों 24 देख लीजिए क्या कह रहा है, पढ़िए। निम्नलिखित में किस काम के लिए वोल्ट मीटर में संट लगाया जाता है, ठीक है, संट कनेक्टेड वोल्ट मीटर में किस लिए किया जाता है, 24 का बताइए। तो देखिए 24 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा सी हो जाएगा, समझे। ये सब देखिए, ये जो चीज है ना कि वोल्ट मीटर को मीटर में बदलना, मीटर को वोल्ट मीटर में बदलना, गैल्वेनोमीटर बदलना, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। यहां मैं शॉर्टकट में नहीं समझा सकता हूं इस चीज को, तो थोड़ा सा मैं इसका आंसर बता के चलूंगा, पहले से पढ़ोगे तो पता होगा। देखिए जब अमीटर को संट किया जाता है तो इसकी मेजरिंग रेंज क्या हो जाती है, तो इसका सही आंसर मेरे बच्चों ए हो जाएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, हालांकि बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, इसके बाद अगला क्या कर रहा है,
निम्नलिखित में किस काम के लिए संट कुआं मीटर में लगाया जाता है? अभी मैंने बताया आप लोगों को, खैर हालांकि उसके बारे में बताया था। 26 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए, समझ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये संट वाला ना थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। अगला, गैल्वेनोमीटर में संट का व्यवहार किया जाता है, क्यों किया जाता है? ताकि वो टूटे नहीं। हाई करंट से मैंने पहले ही बताया, 27 का सही आंसर सी हो जाएगा। उच्च धारा से आपको मैंने बताया था ना। लेकिन एक चीज और, पहले तो आप ये जान लीजिए कि संट होता क्या है। तो संट जानते हैं, काफी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध काफी कम वैल्यू का, काफी कम मान का। और जो गैल्वेनोमीटर होता है, धारा मापी जिसे बोलते हैं, तो ये काफी कम करंट पे काम करता है। ज्यादा करंट इससे पास होगा तो इसका जो अंदर में स्प्रिंग रहता है, कुंडली, वो टूट जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, गैल्वेनोमीटर के बाहर में एक संट लगा दिया जाता है। संट मतलब काफी कम मान का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। उससे क्या होगा कि इधर से जो भी करंट आएगा उसमें ऑलमोस्ट करंट इधर से पास कर जाएगा और इधर से इधर चल जाएगा। मेन से करंट कम जाएगा, इसलिए टूटने से इसका बच जाता है। तो कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि संट क्या है, तो बता दीजिएगा काफी कम वैल्यू का प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो 27 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों सी, कि गैल्वेनोमीटर में लगाया जाता है हाई करंट से टूटने के लिए। समझे ना, एकदम आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को अमीटर में बदला जाता है कैसे? तो 28 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा सी हो जाएगा। देखिए, पैरेलल में काफी निम्न प्रतिरोध यानी संट जोड़ करके। अगला क्वेश्चन 29 देखिए, तो वो चीज आप याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया। 29 भी मैंने पढ़ाया करा, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा के लंबवत। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज जब परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में पास घुसेगा तो कैसा पाथ ऑफ मोशन होगा ये बताना है। मैग्नेटिक फील्ड, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, अगर इधर हमारा ये है तो चार्ज इसके परपेंडिकुलर गुजरेगा तो कैसा पाथ ऑफ मोशन होगा? तो ऑब्वियस सी बात मेरे बच्चों कैसा होगा? सर्कुलर होगा। चारों तरफ देख रहे हैं, चार्ज घूम जाएगा। ठीक है, और वैसे भी मेरे बच्चों एक चीज मैं बताता हूं, अगर जिंदगी के दौर में ना आप नहीं ज्यादा घूमना चाहते हैं, नहीं ज्यादा परेशान होना चाहते हैं, तो एक चीज है क्या कि जो भी पूर्वज से आपको जमीन मिला है ना उसको बचाइए। आजकल के सारे यंगस्टर से मैं कहूंगा, सारे लोगों से, क्योंकि आज जो यंग है वहीं कल बड़े बनेंगे, कि पूर्वज से जो भी जमीन मिला है ना, जितना भी प्रॉपर्टी मिला उसको आप बचाइए। सारे यंगस्टर से मैं कहूंगा, आजकल के सारे यंगस्टर से मैं कहूंगा कि पूर्वज से जितना भी आपको जमीन मिला है उसको आप प्लीज बचाइए, उसको बेचिए नहीं। क्योंकि आगे आने वाले समय में ना जिसके पास जमीन रहेगा वही राजा रहेगा बउआ। क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना कोई आसान काम नहीं है। बहुत बुरा से बुरा समय, एकदम क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए तब उसके बारे में सोचिए, लेकिन ऐसे बचाइए। और इस मामले में मैं भाग्यशाली हूं कि हमारे दादा से जो भी हमारे पापा को मिला, उसका पापा ने मतलब एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बेचा, और ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि आगे आने वाले समय में ना जमीन कईयों के पास नहीं रहेगा, जिसके पास जमीन रहेगा वही उसमें उपजाएगा खुद का अनाज और खुद खाएगा। यह समय आने वाला है आज से 50-100 साल बाद। और प्रॉपर्टी खरीदना इतना आसान काम नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप समझो ना कि मतलब अगर मैं पटना में रह रहा हूं तो पटना शहर की बात करूं तो 1 कट्ठा जमीन का कीमत 1 करोड़ है। 1 कट्ठा, छोटा सा टुकड़ा 1 कट्ठा। और जिसको पूर्वज से मान के चलिए 10 बीघा जमीन मिला, 10 बीघा मतलब 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, 200 कट्ठा जिसको जमीन मिल गया 10 बीघा, तो सोचिए कि वो कितना बड़ा है। खरीदाएगा जिंदगी में आप। अगर देखिए एक चीज तो समझ लीजिए कि अगर आप नौकरी कर रहे हो, सैलरी वाला काम कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब से तो और बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिक्स सैलरी होती है उनकी। 2 नंबर के जो पैसा कमाते हैं उनके बारे में तो बात भी करना यहाँ पे बेवकूफी है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब से या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप काम कर रहे हो, चाह रहे हो कि लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, और पूर्वज से 10 बीघा जमीन मिल गया, उस 10 बीघा जमीन हम खरीद ले कमा के, असंभव है, भूल जाइए। हाँ, कोई बिजनेसमैन बड़े वाले हैं, या आजकल जो डॉक्टर्स होते हैं, या अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट जो टीचर वगैरह होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, जिनका अच्छा चला रहे, तो वो सब का मैं मानता हूं कि चलो कुछ जमीन बना लेंगे। लेकिन बहुत मुश्किल है जमीन खरीदना बच्चों, आसान चीज नहीं। इसलिए उसको बचाइए, पूर्वज का धरोहर होता है, और वो बिना मेहनत के मिला है तो उसकी वैल्यू समझिए। क्योंकि कल जिसके पास जमीन रहेगा वही राजा कहलाएगा। आज से पहले अलग बात था कि लोगों के पास 100 बीघा जमीन होता था, 10 बीघा बेच दिया, गया कहीं घूमने के लिए, डांस वाली आई, डांस वाली का नाम लिख दिया, लो अच्छा से एकदम दाल उल किसी के यहाँ गया, दाल उल खूब बढ़िया से बना के खिला दिया, खूब खाना, एकदम जेंट्स लोग खुश हो गया, लो 2 बीघा जमीन लिख देते हैं इसके नाम पे। लेकिन वो समय अब नहीं रहा। अब लोगों के पास बिघा में भी जमीन अच्छे से नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं, कट्ठा में जमीन है, खेत, बचाइए उसे। और जिनके पापा ना एक भी नया जमीन का नहीं बेचे होंगे,
एक भी टुकड़ा जमीन का नहीं बेचे होंगे और बचा के रखे होंगे आपके लिए, उनको जाके थैंक यू बोलिएगा कि आप बहुत अच्छा चीज किए, और उसको आप भी बचाइएगा, जहां तक कि बढ़ाइएगा भी। और हम अपने पापा को तो हमेशा बोलते हैं कि आपने कभी मतलब उसे साइड नहीं किया। उस मामले में काफी लक्की हूं कि हमारे पापा ने कभी जमीन का एक भी टुकड़ा साइड नहीं किया, जहां तक कि हम भी बनाए और हम लोगों ने मिलकर गांव में भी एक्स्ट्रा जमीन बनाया, पटना में भी बनाया। मतलब कहने का सेंस ये है ना, जमीन आप संजोगिए उसे, नहीं तो जिंदगी जैसा ऐसा घूम जाइएगा इसके जैसा। क्लियर बच्चों? चलिए, काफी ज्ञान दे दिया। हालांकि एक टीचर का काम थोड़ा ज्ञान देना भी होता है, सिर्फ अल्फा बीटा पढ़ाना नहीं होता। और एक चीज और बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द डे ये है ना कि मुझे बताइएगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जिधर है, चार्ज को अगर उसी के डायरेक्शन में फेंका जाएगा तो पाथ ऑफ मोशन कैसा होगा? ये आज का क्वेश्चन है, बताइएगा। फिर से सुन लिया ना मैंने क्या बोला कि चार्ज जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज को उधर ही फेंकेंगे तो पाथ ऑफ मोशन हमारा कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है। एक धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क आरोपित होता है जो निम्न पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, किस पर निर्भर करता है? टॉर्क। तो देखिए आप समझिएगा कि जो टॉर्क होता है बच्चों 30 का, तो देखिएगा टॉर्क जो होता है आप देखेंगे तो कह रहा है कि जब एक धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क आरोपित होता है, निम्न पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो देखिए आप लोग सुने होंगे क्या है, लूप के क्षेत्रफल इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज 30 का। एक धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर टॉर्क उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप लोग को टॉर्क पता होगा कि m क्रॉस b होता है, यानी एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा, एम की वैल्यू कितनी होती है? I इंटू ए, तो I इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। तो निर्भर करता I A B तीनों पे, इसमें इनमें से कोई नहीं कैसे आ गया, इनमें से सभी होना चाहिए था। एरिया पर भी निर्भर कर ही रहा है, ठीक है, विद्युत धारा I पर भी निर्भर कर ही रहा है। यहां पे गलत हो गया, इनमें सभी कर लीजिएगा और डी कर लीजिएगा, इसका सही आंसर। समझ में आया ना? देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी लूप को हम लोग रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें टॉर्क लगता है, और टॉर्क की वैल्यू मेरे बच्चे होती है कितना? m क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, यानी I इंटू ए के बराबर। समझ रहे ना, I इंटू ए के बराबर टॉर्क होता है, m इंटू बी साइन थीटा, और m इंटू एम होता है I इंटू ए के बराबर। एम बी साइन थीटा यानी m होता है I ए, तो I ए बी तीनों पर निर्भर करता है। फार्मूला पढ़े होंगे तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? तो देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसका जरूरी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसको यूज करके ना जो परिनालिका जो सोलेनॉइड होता है, परिनालिका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रूव करते हैं, वो भी डेरिवेशन देख लीजिएगा। ठीक है, हम हालांकि बता देते हैं एम्पियर का परिपथीय सर्किटीय नियम ये कहता है, परिपथीय नियम जो भी एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है कि बी डॉट डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा वो म्यू नॉट इनटू आई होगा। कोई भी नियम पढ़ना हो ना, आपको सीखना हो बढ़िया से, चाहे एम्पियर का परिपथीय नियम हो, कूलॉम का नियम हो, या फिजिक्स में जितना भी 12th में नियम पढ़ना है, वो सब अलग करके ना मैं आप लोगों को एमिंग हाई ऐप पे डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो ये होता है, याद रखिएगा, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। आई के जगह पर होता है बंद करंट, आई इनक्लोज्ड, ये हो जाता है। समझे? जैसे गॉस थ्योरम पढ़े ना, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि जो फ्लक्स होगा वो क्यू इनक्लोज्ड यानी बंद चार्ज का अपसलेनोड, यानी 1/अपसलेनोड गुना, यही ना बोल सकते हैं। तो सेम होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए गॉस थ्योरम में फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये ना होता है फ्लक्स, तो ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड और 1/अपसलेनोड गुना में। तो अगर हम इसी को एम्पियर के परिपथीय नियम में लिखे तो E के जगह पर मेरे बच्चों B हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, और DA जो एरिया है उसके जगह पर DL हो जाता है, लंबाई। ठीक है, और जो Q इनक्लोज्ड है उसके जगह पर I इनक्लोज्ड हो जाता है, बंद करंट, और 1/एप्सिलॉन के जगह पर म्यू नॉट हो जाता है। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, यानी इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल लगता है। मैंने कई बार बोला है कि दो करंट बहाने वाले तार एक दूसरे के नजदीक रखते हैं तो एक दूसरे पे बल लगाता है, ये इस पे या इस पे। वजह ही मैंने बताया था कि अगर इसमें करंट भरा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, इसमें करंट भरा तो इसके भी चारों ओर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। समझे? क्योंकि दोनों चुंबक की तरह काम करता है। अब फोर्स का डायरेक्शन ही मैंने बताया था कि चार्ज का उल्टा, अगर चार्ज एक हो, जैसे प्लस प्लस चार्ज रहता है, तो एक दूसरे को विकर्षित करेगा, समान चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, धक्का देता है। वैसे ही अगर समान करंट हो, यानी एक तरफ करंट बहे तो आकर्षित करता है, इसका जस्ट उल्टा। वहीं अगर करंट उल्टा बहे, अपोजिट, विपरीत, तो अगर विपरीत चार्ज रहता है तो आपको पता है कि आकर्षित करता है, तो विपरीत धारा रहेगा तो ये विकर्षित करेगा।
तो ये तो हुआ कि किधर बल लगेगा वो, तो बल अगर एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि आकर्षण का बल लगेगा विकर्षण, तो याद रखिएगा चार्ज का उल्टा। जैसे धारा विपरीत दिया तो सोचिएगा कि चार्ज विपरीत क्या करेगा, तो चार्ज विपरीत आकर्षित करता है ना, तो धारा जो विपरीत रहेगा वो विकर्षित करेगा। आइडिया लगा मैंने क्या बोल दिया? ओके बस सही, ठीक है, चीजें क्लियर। अच्छा, जो बल लगता है दोनों के बीच बच्चों वो हो जाता है बाई 4 पाई 2I1I2 बाई डी इंटू एल। इसका सही आंसर ये होगा। अगर फॉर्मूला वगैरह देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, उसमें तो डेरिवेशन देखना पड़ेगा। 32 के बाद 33 नंबर कह रहा भी वेग से चलते आवेश Q के कण पर चुंबकीय बल का व्यंजक है। अगर कोई आवेश भी वेग से चल रहा है Q तो कितना बल लगेगा? तो Q इंटू भी क्रॉस भी, ऐसे बल लगेगा बच्चों, ये देख लीजिए। इसमें बल की बात करेंगे तो Q इंटू भी क्रॉस बी के बराबर बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लीजिए, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रा क्या होता है? टेस्ला। 34 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बायो-सेवर्ट्स का नियम का गणितीय रूप क्या है, मतलब कि वेक्टर का नियम। तो मैंने कई बार कहा है ना कि बायो-सेवर्ट्स के नियम में अगर नीचे में r क्यूब है तो ऊपर में r वेक्टर होना चाहिए, और नीचे में r स्क्वायर है तो ऊपर में r कैप होना चाहिए। तो देखिए सी तो ऐसे नहीं होगा, नीचे में r स्क्वायर तो r कैप होना चाहिए क्योंकि r वेक्टर दिया है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 4 पाई I dl क्रॉस r इंटू r क्यू, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। इसका सही आंसर 35 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अगर बायो-सेवर्ट्स का नियम पढ़े होंगे तो आपको आइडिया लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 36 लंबे सीधे धारावाही तार I एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर इससे दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या देखिए, लंबा तार में अगर करंट बहता है और इससे और दूरी पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है बच्चों की कितना होगा, तो मैंने कई बार बोला है कि होता है बाई 4 पाई I बाई आर इंटू 2, ये हो जाता है I बाई आर इंटू 2, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो 2 से 2 चला जाएगा तो बचेगा ऊपर में म्यू नॉट I, नीचे में 2 पाई आर, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर या 4 पाई भी बोल सकते हैं। अगर 2 पर इंटू करेंगे तो कौन हो जाएगा, चेक करिए। अच्छा ये हो जाएगा ना म्यू नॉट बाई 4, देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर इंटू 2, इसका ए हो जाएगा, काटा नहीं है, डायरेक्टली फार्मूले का। 36 का ए। 37 दो गतिशील आवेशों के बीच बल लगता है कैसा? 37 का सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों बी। देखिए दो आवेश जैसे ही है तो विद्युतीय बल तो लगेगा ही आवेश के बीच, और आवेश चूंकि गतिशील है, गति में दोनों है, तो आपको पता है कि आवेश गतिमान रहता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा, तो दोनों के दोनों, यानी इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लोग, कह रहा 1 अमीटर का प्रतिरोध व्यावहारिकता होता है। 1 अमीटर, देखिए मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो अमीटर हम लोग लगाते हैं ऐसे करके परिपथ में, वो श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में बोले तो अमीटर को देख रहे हैं आप ऐसे। तो जब अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं बच्चों तो इसका प्रतिरोध काफी कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस ना के बराबर। क्यों? रेजिस्टेंस काफी कम रहेगा तो ये रुकावट जो डालेगा करंट में वो बहुत कम डालेगा, नहीं तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो पूरा करंट रेजिस्टेंस अमीटर ही रोक देगा, तो करंट क्या नापेगा? इसको लगाया करंट नापने के लिए, आपको चला कि करंट में रोक दिया जाता है रेजिस्टेंस के कारण, इसलिए इसका रेजिस्टेंस काफी कम होना चाहिए। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा क्या? सी। 38 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों सी। 39 देखिए क्या कह रहा है, 39 पढ़िए। कह रहा रिजु रेखीय चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट। अगर कोई तार सीधा इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, तो देखिए ऐसे रखेंगे हाथ उंगली, और चारों उंगली को घुमाएंगे तो आपको पता है कि चारों ओर ऐसे घूमेगा, ऐसे नहीं मिलता है। मैक्सवेल का दाहिना हाथ का नियम पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े तो याद रखिएगा कि अगर किसी तार में करंट बह रहा है तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा या मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसके चारों ओर ऐसे सर्कल में रहेगा, यानी वृत्त के रूप में रहेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 39 का ए। 40 नंबर 40 नंबर बच्चों, एक आदर्श परिनालिका की धारा दुगनी कर देने पर इसके अंदर का चुंबकीय प्रेरण सदिश क्या होगा, बताइए। तो आप पढ़े होंगे कि कोई भी परिनालिका या कोई भी सोलेनोइड है, कह रहा है कि सोलेनोइड के अंदर करंट को अगर डबल कर देंगे, डबल, तब जो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे ना कि मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, तो अगर आई डबल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या होगा, डबल ना हो जाएगा। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स की समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। आज जो मैंने बताया उसे याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि आप कितना भी नौकरी कर लीजिए, 2 लाख रुपया का भी क्यों ना जॉब कर लीजिए, आप नहीं बना पाएंगे उतना जमीन। खूब है तो 1-2 कट्ठा जमीन खरीद लेंगे तो अलग बात है, उसमें भी 1-2 कट्ठा तब खरीदेंगे शहर में ना
जब आप खूब कमाएंगे, अब जॉब से नहीं खरीदाएगा, सिंपल जो साधारण 50-60 हजार रुपया का जॉब होता है उससे नहीं खरीदाएगा, उससे आप भूल जाइए। क्योंकि जिस रेट से जमीन का रेट बढ़ रहा है ना, उस रेट से जॉब का पैसा भी नहीं बढ़ रहा है। जमीन दिन दूना रात चौगुना के स्पीड से भाग रहा है। आप लाख रुपया भी कमाएंगे तो भी बहुत मुश्किल है खरीदना, बहुत दिन के बाद खरीदाएगा तो कब बनेगा पता नहीं। समझ रहे हैं ना, कब बनेगा, घर भी तो बनाना, उसमें भी तो जितना खरीदने में लगेगा उससे ज्यादा लगेगा बनाने में खर्चा। तो इसीलिए जो पूर्वज जो भी दिए हैं उससे बचाइए, अपने स्वार्थों में खर्च ना करिए। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा चैनल का, सब के सब कुछ इसमें मिल जाएगा। थैंक यू।